नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। भारत के साथ नेपाल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे उत्तराखंड स्थित नेपाल बॉर्डर पर कैसा माहौल है, इसका जायजा लेने के लिए एबीपी गंगा की टीम पहुंची है बॉर्डर पर। और इस दौरान एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी तमाम चुनौतियों का सामना कर नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी धारचूला से जैसे ही काला पानी, लिपुलेख, नाभिढांग, कुटी, गुंजी, छियालेख, बुधी के लिए रवाना हुए तो इस मार्ग पर हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ गगनचुंबी हिमालय का पहाड़ और उससे गिरती चट्टानें, तो दूसरी तरफ महाकाली नदी के विकराल रूप और पानी के वेग का शोर धड़कन थाम देता है। तस्वीरें बॉर्डर की हैं, भारत नेपाल सीमा की तस्वीरें, और तमाम विकट परिस्थितियों के बीच में एबीपी गंगा की टीम दिखा रही है आपको इन तस्वीरों को। ये है बॉर्डर की तस्वीरें। काला पानी के लिए यहां पर मार्ग भी बन रहा है, वो भी एबीपी गंगा ने आपको दिखाया। हेलीपैड वहां पर नेपाल ने तैयार किया है, वो आपको दिखा रहा। उस हेलीपैड पर इससे पहले भी कई बार पॉकलैंड मशीनें नेपाल उतार चुका है। एबीपी गंगा टीम आगे बढ़ती चली गई और एक के बाद जो तस्वीरें हैं वो सामने आती चली गई। और काला पानी के लिए बन रहा ये मार्ग, निर्माणाधीन ये मार्ग, खतरा बढ़ा रहा है। धारचूला से 90 किलोमीटर के इस मार्ग में दर्जनों स्थान ऐसे आते हैं जब यात्री आगे बढ़ने की हिम्मत यात्री की जवाब दी जाती है। एबीपी गंगा की टीम अपने यात्रा पड़ाव में कई बार ऐसे खतरों से रूबरू हुई, निर्णय बदलने की बात मन में आने लगी। लेकिन हम दर्शकों को भारत नेपाल बॉर्डर की उन हालात को दिखाने के लिए कटिबद्ध थे जो चीन ने पैदा कर दिए हैं। जब इस मार्ग पर जगह जगह भारतीय सेना के जवानों, सीमा सशस्त्र बल, आईटीबीपी, सेंट्रल मिलिट्री पुलिस के जवानों को इन कठिन चुनौतियों को पार करना पड़ा और बगैर किसी शिकन के जज्बे के साथ अपना फर्ज निभाते हमने देखा, तो फिर एबीपी गंगा की टीम भी डिगी नहीं और बढ़ती चली गई अपने दर्शकों को हकीकत दिखाने के लिए चल पड़ी हिमालय की ओर। क्योंकि चीन के इशारे पर नेपाल जिस ओछी हरकत पर उतर आया है, वो दर्शकों को दिखाना, दर्शकों का जानना वो बहुत जरूरी था। नेपाल कैसे आर्मी कैंप स्थापित कर रहा है, कैसे भारत की सीमा पर नए कैंप्स बनाए जा रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए एबीपी गंगा की टीम इन परेशानियों को झेलते हुए पहुंची है बॉर्डर पर। और ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं, ये तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि कैसे नेपाल अब चीन के इशारे पर ये सारी हिमाकत कर रहा है। नेपाल ने अपनी सीमा पर चौकसी को किस कदर बढ़ा दिया है, एक नज़ारा और भी हम आपको दिखाते हैं। ये मैं महाकाली नदी पर हूँ और ये कैलाश मानसरोवर मार्ग है। ये महाकाली नदी है जो डिमार्केशन करती है इंडिया का और नेपाल का। और वो सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो टेंट लगाए जा रहे हैं वो उनकी आर्मी के लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, आर्मी के लिए। और ये अभी मतलब अभी आप देख सकते हैं विजुअल में कि अभी इनकी तैयारी चल रही है कैंप लगाने की। और ये केवल इसलिए आए हैं, यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ नेपाल ने अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए ये कैंप लगाए हैं। उसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हलचल है और वहाँ जो टूटे हुए घर थे उनको साफ़ कर दिया गया है। और वहाँ भी कैंप जो उनके आर्मी के होंगे वो कैंप करेंगे। और सामने आप बिल्कुल नदी के किनारे ऊपर देख सकते हैं जो इंडियन आर्मी के हॉर्सेज हैं, ये अपने घोड़ों को अपने कैंप में ले जा रहे हैं। यानी यहाँ इस तरफ इंडियन आर्मी है और वो आर्मी के घोड़े और घुड़सवार दोनों खड़े हैं। और इधर नेपाल की आर्मी बिल्कुल सामने आ गई है। अभी ये नेपाल की आर्मी अभी सिविल वर्दी में है, अभी सिविलियन जैसी लग रही हैं, लेकिन ये कैंप नेपाल आर्मी के हैं। और ये दोनों कैंप इन्होंने तैयार कर दिए क्योंकि एक दिन पहले, 24 घंटे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये एक चीज़, ये एक परिदृश्य इस चीज़ को दर्शाता है कि नेपाल किस तरह से अपनी चौकसी बढ़ाने में, अपनी सीमाओं को सशक्त करने में लगा हुआ है। और उसको चाइना के इशारे पर जिस तरह से भी आगे बढ़ाया जा रहा है भारत के खिलाफ, वो आजकल अपनी सारी गतिविधियों को तेज कर रहा है। कैलाश मानसरोवर मार्ग से अपने कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो नेपाल बॉर्डर से ये तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। और हमने ये भी दिखाया है कि क्या क्या हरकतें अब बॉर्डर के उस पार चल रही हैं, जो पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। अब अस्थायी कैंप्स भी वहां पर लग रहे हैं। अब वहां पर सेना की
नेपाली सेना के मूवमेंट भी दिख रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। ऐसी गतिविधि पहले सामान्य, अगर कोई नया व्यक्ति जाए वो ये महसूस नहीं कर पाता, अगर पहले जाता कि ये भारतीय सीमा है तो उस तरफ नेपाली सीमा है, किसी तरह की कोई गतिविधि दोनों तरफ नहीं होती थी। लेकिन अब ये स्थिति है कि अस्थायी कैंप्स बना दिए हैं, अस्थायी कैंप्स बनाए हैं नेपाल ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस मार्ग पर हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी खड़े थे वही अमरनाथ यात्रा मार्ग है, जो सड़क है जो बनाए गए हैं, और उसी सड़क पर नजर रखने के लिए कि भारतीय सेना की और यहाँ की सरकारों की मूवमेंट किस तरह की, वो सब देखने के लिए, वही जांचने के लिए, देखने के लिए अब नेपाली सैनिक आ गए हैं बॉर्डर पर। ये तस्वीरें हैं खबरों में। अब आगे बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। धारचूला कालापानी नेशनल हाईवे पर जेसीबी से मलबा साफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इस दरमियान बीआरओ के कर्मचारी मलबे में दब गए और गनीमत रही कि कर्मचारी की जान बच गई। बताया यह जा रहा है कि ये तस्वीरें धारचूला से करीब 35 किलोमीटर स्थित दूर एक जगह की हैं, और जहां पर भूस्खलन हो रहा है बिल्कुल उसके ऊपरी भाग में ये गांव को जोड़ता हुआ मार्ग भी है, और इसी मार्ग के जरिए लोग आवाजाही करते हैं। और आप अभी इन तस्वीरों में देखेंगे भी, एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो विकट परिस्थितियां हैं और मुश्किल परिस्थितियों में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। और भारत नेपाल बॉर्डर पर एबीपी गंगा पहुंचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाई भी हमने। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ भी गए हैं। अजीत, दर्शकों को हमने तस्वीरें दिखाई कि इतना मुश्किल है कि पैदल चलना मुश्किल है, लेकिन आप वहां तक पहुंचे हैं। आप बताइए क्या बदला बदला दिख रहा है, क्या बदला बदला है नेपाली सीमा के उस पार? राजीव, देखिए, बहुत ही मुश्किल भरा सफर है और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं। इधर काली नदी, बहुत उसकी गहराई सभी जानते हैं, कितना वेग से उसमें पानी चलता है। इसके अलावा तमाम वो चुनौतियां हैं जो रास्तों में होती है, सामान्य तौर पर किसी को आने जाने से रोकती है। तो उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे, काली नदी की दूसरी तरफ कैंप विकसित हो रहे हैं, आर्मी के कैंप बन रहे हैं। नेपाल ने आर्मी कैंप बना दिए हैं, हेलीपैड बना दिए हैं। इधर जो हम रास्ता बना रहे हैं इसको कैलाश मानसरोवर मार्ग कहते हैं। ये मानसरोवर की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से जाती है। और ये चूंकि अभी निर्माणाधीन है और ये छिया लेक तक निर्माणाधीन है। ये इसका निर्माण कार्य चल रहा है। कच्चे पहाड़ हैं, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है और पानी नदी में लगातार बढ़ रहा है। इस रास्ते से सफर करना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। और कई जगह तो इतने डेंजर जोन है कि किसी भी तरह का हादसा होने की पूरी उम्मीद रहती है। तो यहाँ से एबीपी गंगा की टीम ने एक 50-60 किलोमीटर का सफर तय किया और इसमें देखा कि कितनी चुनौतियां हैं। लेकिन वहाँ चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के जवान लगे हुए थे, उन्हें देखकर हमारी भी हिम्मत बढ़ी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी लिहाज से हम आगे बढ़े और हमने कुछ चीजों की पड़ताल की और वो अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाया भी। जी अजीत, हम आपकी तस्वीरें इस वक्त चला भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और हम दिखा रहे हैं दर्शकों की गाड़ी का आना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में आप पैदल ही चल पड़े हैं। हम समझ सकते हैं कि ये काम है लेकिन बड़ा मुश्किल काम है और आप अंजाम दे रहे हैं इस काम को। आप ये तस्वीरें दर्शकों का तक दिखा रहे हैं और आपको भी हम दाद देना चाहेंगे। अजीत, अब आप ये बताइए दर्शकों को कि ये अस्थायी कैंप्स क्यों, इनके पीछे की वजह क्या? पहले जब ये कैंप्स नहीं थी, ये स्पष्ट है, क्योंकि पहले कैंप्स होते तो पहले एक वहां पर निर्माण कार्य पहले से हुआ होता है, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अब अस्थायी कैंप्स, इसके पीछे की वजह क्या? मॉनिटर करना चाहता है कि भारतीय सीमा में क्या गतिविधियां हो रही है नेपाल? नहीं, देखिए, ये आर्मी कैंप, राजीव, मैं आपको बता दूं, ये आर्मी कैंप नेपाल ने इसलिए लगाए हैं ताकि यहाँ पर भारत की सारी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। भारत की इन्फेंट्री और मिलिट्री जो यहाँ से आवागमन जिसका हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कितनी सेना जा रही है, कितनी आ रही है, क्या इनकी हमारी सामरिक नीति क्या है, सामरिक महत्व से हम कौन कौन से निर्णय ले रहे हैं, कौन से फैसले ले रहे हैं, क्योंकि एकमात्र वही रास्ता है जहां से होकर हमारी फौजें गुजरेंगी। और चूंकि बड़े पैमाने पर बल वहां पर काला पानी के आसपास चला भी गया है। और लेकिन एक विशेष बात यह है कि 8-10 दिन पहले एक आर्मी कैंप बनाया गया, एक हेलीपैड बनाया गया, वहां एक पोकलैंड उतारी गई। उसके बाद फिर अभी 2 नए कैंप, जैसा अभी हमने दर्शकों को दिखाया, 2 नए कैंप बन गए हैं, वो भी मिलिट्री के कैंप हैं। हालांकि वहां जितने भी लोग हैं वो केवल सिविल वर्दी में हैं, लेकिन वो मिलिट्री के कैंप हैं। चूंकि जो पुराने घर
और जो टूटे हुए दरवाजे पड़े थे उनको सबको ठीक करके और वहाँ बड़े पैमाने पर फोर्सेस भेजी जा रही हैं, बड़े पैमाने पर उनके जवान वहाँ तैनात हैं। तो ये रास्ता चूंकि, और एक चीज और है, वो पहाड़ को काट कर कुछ ट्रैकिंग रूट और कुछ सड़कें बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक इनपुट ये भी मिला है कि भविष्य में वो भी, जिस तरह से हमने कैलाश मानसरोवर मार्ग की तैयारी की है, तो ऐसे किसी मार्ग की नेपाल भी तैयारी करने जा रहा है। जी जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हम आपके पास फिर से आएंगे। तो अजीत राठी, हमारे ब्यूरो चीफ, इस वक्त भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात हैं। वो लगातार इन तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। हम बॉर्डर पर क्या गतिविधियां नेपाल की हैं, क्या नेपाल करने की सोच रहा है, ये सारी बातें हम बता रहे हैं आपको कि कैसे वहां पर जो पुराने घर जो टूटे पड़े थे, जहां पर कोई नहीं रहता था, लेकिन अब नेपाली आर्मी वहां पर पहुंच गई। नेपाली आर्मी उनको ठीक कर रही है और अपने अस्थायी कुछ टेंट्स वहां पर लगाए गए हैं। और ये भी कुछ सूचनाएं मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी जानकारी दे भी रहे थे कि नेपाल भी कुछ इसी फिराक में, कुछ इसी तरह का मार्ग बनाया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले पॉकलैंड मशीन वहां पर एक हेलीपैड बनाया गया, उसके जरिए लाई गई है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से वन विभाग की एक गाड़ी पानी में डूब गई। बताया जा रहा है कि अवैध खनन की सूचना पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम गश्त करने यहां गई थी। कोसी नदी में पिछले 1 महीने से जेसीबी और ट्रैक्टर से अवैध खनन हो रहा है। इस दौरान वन विभाग की गाड़ी नदी में फंस गई। किसी तरह वन कर्मियों की जान बच गई। बड़ा हादसा होने से टल गया। दानिश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। दानिश, तस्वीरें तो हमने दर्शकों को दिखा दी हैं कि कैसे एक गाड़ी बह गई, यानी कि हम नदी का वेग का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा रहा होगा, लेकिन अवैध खनन का कार्य बताया जा रहा है कि वहां पर चल रहा था। बिल्कुल, देखिए राजीव, आपको बता दूं, कोसी नदी के अंदर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिसको रोकने का प्रयास वन महकमा लगातार करता रहता है और अपने प्रयासों से कई बार उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। कई जेसीबी मशीनें उन्होंने पकड़ी हैं और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन खनन माफिया जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, लगातार अवैध खनन करते रहते हैं, जिसको लेकर के वन महकमा सचेत रहता है। आज भी सुबह गश्त के लिए वन महकमा की टीम गई थी अंदर कोसी नदी में, तभी अचानक पहाड़ों में हो रही बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया और अचानक ही उनकी गाड़ी एक नदी के ऐसे बहाव में फंस गई जहां पर वो लोग बह सकते थे, उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन किसी तरह से वहां खनन करने वाले जो मौजूदा लोग थे, जहां पे खनन का काम होता है, श्रमिक हैं, श्रमिकों की मदद से और ट्रांसपोर्टर की मदद से इनको बचाया गया, इनकी गाड़ी को बाहर निकाला गया। जी दानिश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पहाड़ों पर होती है बारिश और मैदानी इलाकों में कब नदियों का बहाव बढ़ जाए अंदाजा नहीं होता है, तो ऐसे में एबीपी गंगा भी आपसे अपील करेगा कि अगर आप नदियों के किनारे इस वक्त जा रहे हैं तो आप एहतियात बरतें, क्योंकि नदी का जलस्तर इस वक्त कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश मुसीबत बन गई। हल्द्वानी में बरसाती नाले में अचानक उफान आने पर सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा। इस दौरान एक बाइक सवार पानी के बीच में फंस गया, जिससे उसकी बाइक पानी में बह गई। उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही लोगों की दुश्वारियां शुरू हो गई है। हल्द्वानी की इस तस्वीर को देखिए। एक बाइक सवार पानी में फंसी अपनी बाइक को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चोरगलिया के पास बरसाती नाले में अचानक उफान आ गया, सड़क से पानी बहने लगा, तभी ये बाइक सवार पानी के बीच बहाव में फंस गया। एक बार के लिए तो लगा कि अपनी बाइक को बचा लेगा, मगर पानी का वेग इतना तेज था कि इसकी बाइक बह गई। बाइक पानी में बहने के बाद भी युवक ने अपनी जान जोखिम में डाली। वो फिर सोचता रहा कि शायद बाइक को पानी से निकाल लेगा, मगर किसी तरह से इस युवक ने लोगों की बात मान ली और ये पानी के बहाव के बीच से निकल आया।
तराई का क्षेत्र है, खासतौर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें चोरगलिया क्षेत्र है हमारा, कालाडूंगी क्षेत्र है और रामनगर क्षेत्र है। यहाँ पे ख़ास तौर से बहुत तेज़ी से नाले में जो तेज़ी से पानी आता है, तो हम लोगों ने स्पेशली यहाँ के लिए फोर्स भी हमने 2 दिन से लगा रखा है। फिर भी लेकिन अगर किसी बहाने से कोई गलत तरीके से निकल जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने की ना निकलें, और निकल जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सबसे अनुरोध है कि अनावश्यक, जब पानी उफान पे है और पुलिसकर्मी उनको समझा रहे हैं, रुक जाएं वहाँ पर, अनावश्यक वहाँ बहस ना करके और पार करने का प्रयास ना करें, नहीं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और हम इसको और सख्ती से आगे से लागू करेंगे। बरसात के सीजन में इस जगह पर अक्सर रोड पर पानी बहना लगा रहता है। प्रशासन के लाख समझाने पर भी लोग अपनी जान का जोखिम अक्सर मोल लेते हैं। उसको बुला लो। हल्द्वानी से अंकित साहा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गाड़ी गड्ढे में रुकी। पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी ने कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली, श्रीनगर, इन तमाम क्षेत्रों को संवेदनशील माना है, जहां पर पिछले कुछ वर्षों में आपदा की घटनाएं हुई हैं, बढ़ी हैं, और ऐसे में प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी बढ़ा रहा है। SDRF हमारी वहाँ तैनात रहती है, हमारे कोटद्वार में, सतपुली में भी है, और राजस्व विभाग हमारा हमेशा सतर्क रहता है, और उसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो भी हमें ड्राई राशन वगैरह हमें रखने हैं, रेडी टू ईट फूड वाले जो भी राशन हम लोग को रखने हैं, वो हम लोगों ने रख ली। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने देहरादून के रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में कोविड सेंटर की शुरुआत की है। स्टेडियम में कोरोना मरीजों के लिए 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सेंटर का निरीक्षण किया। वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और कहा कि राज्य में हालात नियंत्रित हैं, स्थिति कंट्रोल में है। सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है, और हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हों, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हों, उन्होंने अनेक ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेकर के व्यवस्थाओं पर कैसे कम से कम खर्चा किया जा सकता है, कोविड केयर का जो हमारा फंड है उसका कैसे बेहतरी से सदुपयोग किया जा सकता है, उसका बेहतर उदाहरण आज स्पोर्ट्स कॉलेज का जो स्टेडियम है, इस पर आपको देखने को मिला है। तमाम ऐसे समाज सेवी लोगों का सहयोग इसमें रहा है। मैं समझता हूं कि, और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन जैसी हालात है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए पूर्व तैयारी की गई है। प्रदेश में रोडवेज बसें चलनी शुरू हो गई हैं। नए नियमों के साथ बसों का परिचालन शुरू हो गया है। नए नियमों के तहत सिर्फ 50% सवारियां ही बस में बैठेंगी। सवारियों को इस बार 67% ज्यादा किराया देना पड़ेगा। वहीं जो भी सवारियां बस अड्डे पर पहुंचेंगी, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि मास्क पहनना और सैनिटाइजर रखना यह अनिवार्य मैंडेटरी है। कोरोना की वजह से उत्तराखंड में बंद पड़ी परिवहन की सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं और अब बसों का संचालन शुरू हो गया है। यानी कि अब लोगों को जो अनलॉक में रियायतें मिल रही थी, उसके साथ ही अब सफ़र करना भी आसान हो सकेगा। आप देखेंगे कि अगर बसों की बात करें तो यहाँ पर भले ही सवारियाँ काफ़ी कम हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर है। इसके कई कारण हैं कि लोग एक तो बेवजह घर से बाहर नहीं आना चाहते, और जो जिनको इतना आवश्यक है कि वो घरों से बाहर निकलें, उनके लिए जो है ये बसें अब कहीं ना कहीं एक बड़ी रियायत ज़रूर देंगे। जिस तरीके से अगर बसों की बात करें तो उनको पहले ही आज से, क्योंकि सुचारू होनी थी, तो सैनिटाइज़ किया गया है और पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी सवारी यहाँ पर बैठेंगे और बस से सफ़र करेंगे, उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइज़र उनके पास होना चाहिए। जो ड्राइवर सीट है आप उसको देखेंगे तो उसको एक तरफ से जो है कवर किया गया है ताकि कोई भी सवारी जो है आगे ना बैठें। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये एक बड़ी रियायत है उत्तराखंड वासियों के लिए, जहाँ पर परिवहन की सेवाएँ शुरू हुई हैं। और क्योंकि जिस तरीके से पूरा परिवहन बंद पड़ा हुआ था, रियायतें तो मिली थी, लोग आवाजाही भी कर सकते थे, लेकिन आने जाने के लिए लोगों के पास संसाधन जो है नहीं मिल रहे थे। सर, क्या लगता है कि जो ये सेवाएं शुरू हुई हैं उससे कितना फ़ायदा आप लोगों को मिले? सर, काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। अपना जो वाहन है हमें काफ़ी दूर तक नहीं ले जा सकते थे,
तो ये है कि परिवहन आज से शुरू हुआ तो कुछ फ़ायदा होगा, मतलब हर आदमी को बहुत फ़ायदा होगा इससे जी। बिल्कुल ये सही बात है कि लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अगर शुरुआती दौर में बात करें तो कुछ बसों की संख्या अभी कम है। मैं मसूरी बस स्टेशन पे हूँ, लेकिन यहाँ से मसूरी के साथ साथ पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी तमाम जगहों के लिए जो है बसें जाती हैं, जिनका संचालन शुरू कर दिया गया है। जो भी सवारी यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहले टिकट दिया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि पूरी तरीके से एहतियात बरती जा सके। इसके साथ ही एक बात और भी है कि जो अब किराया है वो जनता की जेब पर थोड़ा सा भारी पड़ेगा, क्योंकि 67% किराए में भी उत्तराखंड परिवहन ने बढ़ोतरी की है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए उत्तराखंड प्राइम।